रखना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है। जब कोई भी पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी को डिवाइड करती है और अपनी अथॉरिटी के अंडर कुछ लोगों को ऑथराइज करती है कि दे कैन मेक लॉज ऑन ए पर्टिकुलर इशू, ये हमेशा याद रखें पेरेंट एक्ट के अंदर होता है, जिसको हम एनेबलिंग एक्ट भी कहते हैं। पेरेंट एक्ट कहते हैं एनेबलिंग एक्ट, एनेबलिंग एक्ट को। अब एनेबलिंग एक्ट मेन लॉ होता है जो पार्लियामेंट खुद बनाती है। इसके अलावा डॉटर लॉ होता है जो फर्दर अथॉरिटीज बनाती हैं टू एक्सपेंड द एरियाज ऑफ लॉ। ये हमारे पास दूसरी चीज। इज इट क्लियर? इसके अलावा हमारे पास आता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे सवाल किस तरह से आए थे। अब हम अगर बात करते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, तो अब आपको पता चल गया इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इसकी टाइप्स के अंदर जो है वो बाय लॉज हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी क्या नाम है, इंटरप्रिटेशंस नहीं होती, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो तीसरा इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा डेवोल्यूशन, जी, डेवोल्यूशन कहते हैं ना उसको। डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो ये सारी होती है, लेकिन जनरली हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को ही डेवोल्यूशन कहते हैं। नहीं सर, लेकिन अब आपने वो जो स्कॉटलैंड और वेल्स की गवर्नमेंट को वो दी थी, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, वो और चीज है। डेवोल्यूशन इज नॉट द टाइप ऑफ इट। डेवोल्यूशन का मतलब पार्लियामेंट के थ्रू देना है, वो भी बेसिकली डेवोल्यूशन इटसेल्फ इज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब आपने डेवोल्यूशन इज अ टाइप कह लो, या इट इज सब फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन अब मेन जो हमारे पास आ जाता है कि एक्सप्लेन, अब इसमें सवाल जो आए हुए हैं, अब आप इसके क्वेश्चंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे आए हैं। विंटर 24 में आया 10 और 15 का, तो इस दफा इस पार्टिकुलर इशू के ऊपर, ठीक है, इस पार्टिकुलर इशू पे सवाल आने के चांस कम है, कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिवली कम चांसेस हैं। लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जहां से 2, 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्टिल। लेकिन अब हम मेनली देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिबेट है। पहला सवाल आया कि एक्सप्लेन या मोस्ट English law is made through delegated legislation in the form of statutory instrument। अब ये सवाल जो है ये 5 नंबर का सवाल हो सकता है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? ये एक, जब पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसमें पार्लियामेंट का एक मिनिस्टर होता है, उसको जब अथॉरिटी मिलती है कोई भी लॉ बनाने की अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड, तो वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट होता है। अब स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग पहले नंबर पे देखते हैं कि स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जो है ये इसकी क्या डिबेट है, क्या चीज होती है ये। अब हम इसकी डिटेल के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट refers to the rules and regulations made by government ministers। अब देखिए हमारे मुल्क में हर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सारे मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस अफेयर्स। तो इन सारे मिनिस्टर्स को जब ये अथॉरिटी दे दी जाए कि वो अपने अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड लॉज बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको। अब गवर्नमेंट खुद ये पार्लियामेंट अथॉरिटी देती है अपने मिनिस्टर्स को, लेकिन पार्लियामेंट में ये कहां पे लिखा होता है कि ये बंदा लॉ बना सकता है? दैट इज रिटन इन द एनेबलिंग एक्ट, पेरेंट एक्ट के अंदर लिखा होता है। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसकी एग्जांपल आ गई। सो द मिनिस्टर फॉर वर्क एंड पेंशंस, ये एग्जांपल आपके पास है, विल बी एबल टू मेक रेगुलेशंस ऑन द वर्क रिलेटेड मैटर्स such as health and safety at work, while for minister for transport is able to deal with road traffic regulations। ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको पहले कोट कर दी। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये इंग्लैंड के अंदर कब कब यूज हुआ था, क्या एग्जांपल्स हैं इसकी? केमिकल हैजर्ड्स का एक एक्ट था, ये एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। केमिकल हैजर्ड्स इंफॉर्मेशन एंड पैकेजिंग सप्लाई रेगुलेशंस वर मेड बाय द मिनिस्टर फॉर वर्क एंड पेंशंस, ये एग्जांपल है इसके पास। इसके अलावा
police courts of practice in relation to powers such as stop and search, arrest, detention were made by the Lord Chancellor and the Secretary of State for Justice. तो मतलब जो लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर था उसने पुलिस के ऊपर लॉज बनाए, ठीक है ना। अब इस तरह के आपने याद रखना है कि ये जो मिनिस्टर्स लॉ जब बनाते हैं तो उसको हम स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जी बेटा, इज इट क्लियर? हाशिर, अमार, इज इट क्लियर? उजैर, जी सर। उमर, दुआ। जी सर। नेक्स्ट इज हमारे पास अगला सवाल देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड एंड कंट्रोल्ड। हाउ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड एंड कंट्रोल्ड। अब आपने तो सिर्फ ये पता है आपको कि स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट होते कैसे, बनते कैसे, ये तो अब आपको पता है। आपका इस चैप्टर के अंदर ये 5 मार्क्स जो हैं, हाउ दीज आर मेड, सेल्फ डिवीजन है क्वेश्चन में, स्टैट्यूटरी मेड, और 5 नंबर किस चीज के लिए होंगे? कंट्रोल्ड। अब कंट्रोल कैसे करता है? पार्लियामेंट इसको कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है इसको? कि पार्लियामेंट कैन एंड दीज स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इफ फाउंड एनी मिस्टेक इन इट। इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, अब ये अगर इसमें प्रॉब्लम्स आती है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है? बाय एंडिंग दोस लॉज। अब इसके अलावा दूसरा कैसे कंट्रोल है? स्टिल याद रखिएगा कि ये स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट को बाद में, फॉर द टाइम बीइंग नहीं, बाद में जब आप पार्लियामेंट फ्री है तो पार्लियामेंट उन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करती है, वो पार्लियामेंट से प्रॉपर पास होते हैं, देन these statutory instruments become the part of law। उस लॉ के अंदर वो फिर उनको पार्ट बना दिया जाता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट इनको कंट्रोल करती है। अब समझ आ गई पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है? पार्लियामेंट 2 वे से कंट्रोल कर लेती है। एक तो पहले अगर पार्लियामेंट चाहती है कि ये लॉ इतना अच्छा है और इसे लॉ का पार्ट बना दिया जाए, तो पार्लियामेंट के ऊपर उसके ऊपर डिबेट होगी, लॉ मेकिंग का प्रोसेस से गुजरेगा वो, और वो लॉ बन जाएगा। अगर पार्लियामेंट उसे नलीफाई करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो उसके एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है। उस टाइम लिमिट के अंदर कितने दिन होते हैं? 40 डेज नहीं होते, उसके ऑलमोस्ट जो है वो 90 डेज के करीब या कुछ टाइम पीरियड होता है। नॉट एग्जैक्टली द 40 डेज, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है इसका डेट, एग्जैक्टली डेट या डेज मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जनरली, मुझे रफली मेरे ख्याल में ज़हन में आ रहा है कि 90 डेज के करीब होता है। उसके बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। इज इट क्लियर? डन बेटा? जी सर। जी। इसके बाद हमारे पास स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ये सारे, ये कंट्रोल्ड वाला जो सवाल है वो कहां से आपको मिलेगा? यहां से आपको आंसर मिलेगा उसका। ये कंट्रोल्ड वाले सवाल का पोर्शन यहां पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है। तो पार्लियामेंट के कंट्रोल ये वाले थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोल कैसे किया जाता है? एक तो वो है, इसके अलावा प्री ड्राफ्टिंग कंसल्टेशन भी की जा सकती है, इसके अलावा स्क्रूटनी कमेटी पार्लियामेंट के अंदर इटसेल्फ होती है, वो डिस्कस करती है। फिर फर्दर अफर्मेटिव रेजोल्यूशंस पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। अफर्मेटिव रेजोल्यूशंस वही होते हैं बेटा जो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग्स वगैरह होती हैं, यही अफर्मेटिव रेजोल्यूशंस होते हैं कि असेंबली के अंदर उसके ऊपर वोटिंग करा ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव रेजोल्यूशंस, कौन चाहता है कि ये नहीं होना चाहिए तो वो नेगेटिव रेजोल्यूशन भी चला जाएगा। लास्ट में क्वेश्चनिंग उस मिनिस्टर से की जा सकती है कि भाई तुमने ये लॉ बनाया तो क्यों बनाया। ये पार्लियामेंट के कंट्रोल्स हैं। इज इट क्लियर? जी बेटा। जी सर। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सिंपल, कितने 15 मार्क्स का क्वेश्चन है यहां पे, लेकिन डिस्कस का वर्ड लिखा हुआ है, इवेलुएट का वर्ड नहीं है, असेस का वर्ड नहीं है, यहाँ पे किस चीज का वर्ड दिया हुआ है? डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब क्या सिर्फ बताने? नहीं, एडवांटेज कल मैंने आखिरी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जब ये 15 नंबर में सवाल आ जाएगा तो देन यू हैव टू गिव नेगेटिव पॉइंट्स इन द एडवांटेज साइड। मतलब आपने कैसे लिखना है, मैं आपके सामने ओपन करता हूं। अब एडवांटेजेस मैं आपके सामने ओपन करता हूं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये देखिए, एक साइड पे एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको ये नजर आ रहा है। अब इट इज टाइम सेविंग, delegated legislation is quicker to pass and amend as there are multiple ways to make delegated legislation like orders in council, like bylaws, like
statutory instruments, these are made by the relevant authorities in a very short time. However लगाने के बाद आपने क्या डिस्कस करना है इसका, इसी पॉइंट में आपने इसकी नेगेटिव, इस पे क्रिटिसिज्म भी देना है. So however it takes law making away from the democratically elected House of Commons and allows non-elected people to make laws. एक साइड पे आपने पहले इसका पॉजिटिव लिख के उसी पैराग्राफ के अंदर उसका नेगेटिव बनाना है, उसी पैराग्राफ में उसका नेगेटिव भी बनाना है. जी सलाम उमर, इज इट क्लियर? अच्छा, फिर इसी तरह क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इट इज बेटर फॉर एमपीज टू फोकस ऑन देयर वाइडर इशू रादर देन डिटेल. अच्छा, अब इसमें फर्दर क्या होता है कि लॉ मेकिंग में इसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, पॉलिसी ओवर डिटेल. It is better for MPs to focus on wider issues rather than detail, as it is suitable for the parliament to give less time to the making of laws, rather they discuss more issues in the parliament. However, sometimes ministers are not capable to make laws. They make law more complex, therefore it brings hurdles in the smooth processing of law making. सब डेलीगेशन वाला पॉइंट भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, लेकिन फिर आपको लिंक करना पड़ेगा. अब मैंने इसको सब डेलीगेशन वाला पॉइंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लिंक नहीं हो रहा था मेरे से प्रॉपर्ली, तो मैंने इसको नहीं किया, मैंने अपने पास से पॉइंट बना के उसके साथ लिंक कर लिया. अच्छा, स्पीड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलाउ फॉर क्विकर रिस्पॉन्स इन इमरजेंसी एज पार्लियामेंट माइट नॉट बी सिटिंग. अब इसमें क्या होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है इट सेव्स फ्रॉम इमरजेंसीज, but these laws are not long term laws, as parliament can amend those laws, as parliament can take affirmative resolution, negative resolution, questioning, therefore these kind of laws can be amended easily. So isliye these laws are not very strong at all, jo it does not fulfill the requirement of the country, ठीक है, for a long period of time. ये आप कह सकते हैं इसको. Is it clear? तो आप अपने पास से भी कुछ सोच के बना सकते हैं, अगर आपको नॉलेज आता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं. इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि दीज कैन बी इजीली अमेंडेड. अब इसने दीज कैन बी इजीली अमेंडेड खुद से एक एडवांटेज बना दिया. अमेंडेड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट इज कैन बी ब्रॉट इनटू फोर्स पीसमील, ठीक है. अब इसके ऊपर क्या हो सकता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस कैन बी अमेंडेड. मैंने इसकी नेगेटिव साइड क्या बनानी है कि however it all the ministers from different political parties can amend the laws made by the previous ministers from any other political party, therefore it is against the democratic acceptance. आप 3-4 कंपैरिजन आपस में कर सकते हैं बेटा. अब ये नहीं है अब इसी में से आप मे भी इसको एडवांटेज लिख रहे हैं तो इसको साथ में डिसएडवांटेज के साथ कंपेयर कर लें. ये तो आपने खुद बनाना है ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ में उसके कंपेयर करते जाना है. इज इट क्लियर बेटा? जी अमर, इज इट क्लियर बेटा? जी सर, समझ आ गया. इज इट क्लियर? अच्छा जी सर. डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. लो जी, 2 टाइप्स कौन सी हैं? बेसिकली तो इसके 3 टाइप्स हैं. ऑर्डर इन काउंसिल्स, ऑर्डर इन काउंसिल और बायलॉज. ऑर्डर्स इन काउंसिल ओआईसी, बायलॉज बीएल, और तीसरा स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स. ऑर्डर इन काउंसिल क्या होते हैं? ये प्रीवी काउंसिल एक कॉन्सेप्ट है. एक प्रीवी काउंसिल एक प्राइवेट काउंसिल ऑफ किंग और क्वीन होती है. प्रीवी काउंसिल के पास ये राइट होते हैं कि वो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज कोई भी लॉज बना सकते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्स इन काउंसिल्स. इज इट क्लियर? बायलॉज आपकी लोकल अथॉरिटीज बनाती हैं. लोकल अथॉरिटीज में जैसे सीडीए एक लोकल अथॉरिटी है. इस्लामाबाद से रिलेटेड लॉज सारे अच्छे कौन बना सकता है? सीडीए बना सकती है. इसी तरह स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिस्टर्स बनाते हैं, इनकी एग्जांपल्स आपको 1-1, 2-2 याद रखनी है क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल भी बन सकता है. सर ये ऑर्डर्स इन काउंसिल का जब लिखेंगे डेफिनेशन देंगे तो वो एग्जांपल देना जरूरी है? कैनबिस बिल्कुल एग्जांपल देना बिल्कुल जरूरी है. आपको याद करनी पड़ेगी एग्जांपल्स.
ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको हर सूरत में याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि और अगर आप इनकी एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जी इज इट क्लियर? तो जी, अब इसमें एक एक एग्जांपल भी अगर आप ज़हन में रखें तो इसी तरह करें क्या कि यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है तो इसके नीचे इसकी एक एग्जांपल लिख लें। इसी तरह ऑर्डर्स इन काउंसिल की अगर आप बेस्ट एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि मतलब कौन सी इजी और आसानी से याद होने वाली एग्जांपल है, तो वो क्या है कि क्या नाम है, मेकिंग लॉज इन द इमरजेंसीज जो है, दैट इज द, जैसे कोविड-19 की इमरजेंसी थी उसके अंदर लॉज बनाना, प्रीवी काउंसिल ने बहुत क्विकली लॉज बनाए जिसकी वजह से कंट्री जो है वो सेफ हुआ। इसके अलावा मिस यूज ऑफ ड्रग्स एक्ट जो है, ये जो है मिस यूज ऑफ ड्रग एक्ट जो है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको नजर आ रही है। डाउनग्रेड द कैनबिस टू द क्लास सी ड्रग, 5 years later the government decided it had been a mistake, another order in council was issued upgrading the cannabis to क्लास बी। ये एग्जांपल एक आपको मिल गई, तो आप इसके नीचे इसकी एग्जांपल लिख लें। इसी तरह स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल मैंने दी थी कि मिनिस्टर फॉर लॉ जो था, सेक्रेटरी फॉर लॉ जो था, उसने जो है वो मल्टीपल पुलिस पावर्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर उसने पुलिस पावर्स के अंदर पर्टिकुलरली बताया था कि क्या अरेस्ट होना चाहिए, डिटेंशन कैसे होनी चाहिए, स्टॉप एंड सर्च की जो राइट्स थे उसको एलेबोरेट किया था। ये सारी चीजें उसने वो की थी। इसके अलावा बाय लॉज की एग्जांपल, जैसे लंदन एक पूरा एक कम्युनिटी है, तो लंदन का जो मेयर होता है उसको ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो लंदन से रिलेटेड लॉज बना सकता है। ठीक है, मेयर ऑफ लंदन कैन मेक द लॉज फॉर द लंदन। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो है वो मल्टीपल बाय लॉज बन सकते हैं। बाय लॉज की एग्जांपल्स आपके ऐसा है नहीं तो आप खुद बना सकते हैं। इज इट क्लियर मैडम? जी सर। अच्छा, एक्सप्लेन द वेज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। कैन बी कंट्रोल्ड कौन कंट्रोल करेगा? पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी ऑब्वियसली। अभी मैंने अब सारे मेथड्स बताए। आपका अफर्मेटिव रेजोल्यूशन, बेसिकली लॉ दोबारा पार्लियामेंट में ही जाएगा, अल्टीमेटली लॉ पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट उसको रिवोक भी कर सकती है और पार्लियामेंट उसको रिवोक भी कर सकती है या उसको पास भी कर सकती है। अगर वो पास करती है तो या फेल करती है, उसके लिए पार्लियामेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। एमपीज जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो रेजोल्यूशंस भी दे सकते हैं, प्री ड्राफ्टिंग कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं, वो उसके अलावा क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद बिल को स्टेजेस से पास होना पड़ता है और वो फाइनली लॉ बनता है। इज इट क्लियर? और ये जो टाइम पीरियड था, दुआ ने बताया कि वो 40 डेज ही होता है, तो ये 40 डेज के अंदर जो है वो आपका लॉ जो है, ये जो तीनों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो लॉज बनते हैं, ये 40 डेज के अंदर से पार्लियामेंट 40 डेज के अंदर अंदर पार्लियामेंट से इन्होंने पास होना होता है। ठीक है, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर बेटा? सर बाय लॉज तक भी जाते हैं पार्लियामेंट में? जी, बाय लॉज एज सच नहीं जाते। बाय लॉज जो है वो जनरली जो है वो लोकल अथॉरिटीज ही बना रही होती हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इन काउंसिल तो लाजमी जाते हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा, अब अगला सवाल अगेन एनालिसिस बेस्ड, एनालिसिस वाला सवाल है। और इसमें एनालिसिस क्या होगा? एनालिसिस क्या है इसके अंदर कि असेस वेदर दीज कंट्रोल्स आर एडिक्वेट। आप बताएं, ये इस सवाल का मतलब क्या है? क्या ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल इनफ है? बताएं। इसकी दो साइड्स क्या बनेंगी क्वेश्चन की? व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ द क्वेश्चन? हाउ दीज आर एडिक्वेट एंड हाउ दीज आर नॉट एडिक्वेट। एडिक्वेट कैसे हैं, मतलब एडिक्वेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेट? क्या दीज लॉज आर इनफ, कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल इनके ऊपर इनफ है या नहीं है? तो अब आप मुझे खुद सोच के बताएं, क्या ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स जो हैं ये सारे इनफ हैं? सोचना पड़ेगा, ये सोच के आंसर होगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, बेसिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ही हैं, लेकिन उसने सवाल ऐसे ट्विस्ट किया है कि आपको थोड़ा सा सोच के पॉइंट्स को कोरिलेट करना होगा। एंड में लिंक्स आपके चेंज होते हैं। whether these controls are adequate, एडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि these controls are adequate की साइड क्या है, मतलब enough की साइड क्या है, why या how these controls are enough। अब
इसका आंसर हमें मिल सकता है। कहां से मिल सकता है कि कंट्रोल्स कहां पे गए हैं? अच्छा, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये इवेल्युएशन के अंदर यहां से भी आपको इसका कंटेंट मिल सकता है, ठीक है, यहां से आपको कंटेंट, लेकिन हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर पहले। ये एडिक्वेट कैसे हैं, एनफ कैसे हैं, हाउ दीज कंट्रोल्स आर एडिक्वेट, एनफ कैसे हैं? नंबर वन, एडिक्वेट्स में पार्लियामेंट की जो कंट्रोल करती है वो एक तरीका है, जुडिशरी जो कंट्रोल करती है वो दूसरा वे है। जुडिशरी के अंदर भी कंट्रोल है, जुडिशरी के पास पता है वो एक पावर होती है जिसको वो जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जुडिशरी कहती है भाई जाओ अपने लॉ को रिव्यू करके लेके आओ, पहले इसमें कोई मसला मसाइल है, जुडिशरी भी इनको खत्म कर सकती है, लेकिन पहले तो क्या बताना है कि क्या ये एडिक्वेट है या नहीं है। तो एडिक्वेट कैसे है, क्योंकि द लॉ गोस इनटू द पार्लियामेंट अगेन where the resolutions are passed, resolutions are given. This shows that this law is actually based on the will of the parliament. पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर तो ये बना ही नहीं है। दूसरा, एडिक्वेट ऐसे हैं कि all the ministers are actually part of parliament. क्या मिनिस्टर पार्लियामेंट के बाहर होते हैं? Ministers are also part of parliament. Therefore, ministers always go into the parliament where in formal and informal way these ministers discuss all these laws with the members of parliament. ये भी एक सही है। फिर एक कैसे एनफ है कि समटाइम्स जुडिशरी जो है, दैट जुडिशरी स्टॉप्स illicit law making या unlawful ways या stops the law making which is not suitable for the country. Judiciary can stop those laws by using their powers, and that power is sufficient as ministers have to rethink on those laws if they have passed. Privy Council have to rethink on these laws if they have done something wrong. लेकिन क्या ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल एनफ नहीं है? ये दूसरी साइड है, ऐसे ये एनफ नहीं है। Sometimes ministers have close relations with the members of parliament, and it is easy for every minister to pass these, to get resolutions on these laws. It sometimes becomes biased from the parliament. It shows the biasness of the parliament. ठीक है, तो एक तो बाइसनेस इसमें आ सकती है। फिर उसके बाद ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनमें एक और कंट्रोल इसका एनफ नहीं है कि ये कंट्रोल एनफ इसलिए नहीं है क्योंकि समटाइम्स जो है वो दीज लॉज आर एक्सेप्टेड बाय द पार्लियामेंट, बट लेटर ऑन द वर्डिंग बिकम, या वर्डिंग जो है दैट इज एम्बिगुअस इन दीज लॉज व्हिच bring more difficulty in understanding and comprehension for lawyers. और सबसे बड़ी बात क्या है कि when all the laws will be made by delegated legislation, तो फिर हर रोज तो नया लॉ पास हो रहा होगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक लॉ जो है हर दूसरे दिन नया बनता जा रहा है? तो the community, the legal community would be more confused. एक लॉ को खत्म करेंगे, एक लॉ बनेगा, एक दिन लॉ बना, 40 दिन वो लॉ रहेगा, 40 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा, नया लॉ आ जाएगा, पुराना लॉ दोबारा लग जाएगा। तो इट ब्रिंग्स मोर कंफ्यूजन इन द सोसाइटी। ये भी इसके ऊपर, इसलिए ये चेक इतने सफिशिएंट नहीं है। इसके चेक जो है वो बिगिनिंग से होने चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज पास्ड, फ्रॉम दैट डे देयर मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट चेक ऑन इट। इज इट क्लियर? जी बेटा, Is it clear? Yes, no? और sometimes टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी नहीं समझ सकते आपके मेंबर्स ऑफ जो आपके लोकल अथॉरिटीज होती हैं, वो टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ उसको नहीं समझते। मे बी दीज लॉज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ पीपल, तो इसलिए पार्लियामेंट उसका ख्याल नहीं रखेगी। तो इसलिए ये जो है वो लॉ समटाइम्स आपकी मिसयूज भी हो सकते हैं। इट ब्रिंग मोर कंफ्यूजन इन द सोसाइटी, तो इसलिए ये चेक्स जो है वो इनफ नहीं। तो आपकी जो दोनों तरह के चेक्स हैं, पार्लियामेंट की तरफ से भी और जुडिशरी की तरफ से भी, वो दोनों सफिशिएंट नहीं है। ये फ्रॉम द वेरी डे वन जो है
these laws must be checked and monitored by the parliament, ये होना चाहिए। ये एक इसकी नेगेटिव साइड थी। अब इसके अलावा लिख सकते हैं मल्टीपल डेंजरस डॉग्स एक्ट, ये तो उसकी एग्जांपल में आ जाएगा, बाय लॉज की एग्जांपल में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गिविंग एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज। ये अब सवाल भी पूछ लिया उसने। अब बताएं, मैंने झूठ नहीं बोला था आपके साथ, एग्जांपल्स वाला सवाल आ जाता है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये सवाल भी हम डिस्कस कर चुके हैं नहीं? ये सवाल अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बेटा, डन हो गया? तो यहाँ तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी आपने याद रखना है इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके स्पेसिफिकली कोर्ट कंट्रोल्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे सवाल नहीं आया हुआ, आया है कोई सवाल सेपरेटली? A 10 marks question on court controls on delegated legislation can be given. 10 marks question on court control can be given. और कोर्ट का क्या कंट्रोल होता है? कंट्रोल कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू दे सकता है अपना। इसके अलावा कोर्ट जो है फॉर एग्जांपल क्या है कि लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई किसको कहते हैं? जो लोग इफेक्ट होते हैं उससे, ठीक है, जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उस चीज से, लोकस स्टैंडाई उसे कहते हैं। अब एनी एक्शन कैन बी चैलेंज्ड या टू चैलेंज विल बी टेकन टू क्वींस बेंच डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को नहीं मानते तो आप कहां पे जाएंगे? क्वींस बेंच डिवीजन में। इट कैन ओनली टेकन बाय द पर्सन और बॉडी विद लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई कहते हैं इफेक्टेड। इसकी एग्जांपल मैं क्लियरली देता हूं। मैं एक मेरा एक इशू बना था कि आई वाज कंट्रेक्चुअल जॉब होल्डर इन पंजाब गवर्नमेंट। हुआ ये कि पंजाब गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन मी, मेरी पे के ऊपर टैक्स लगाया। एज ए लॉयर मेरे पास ये था कि मैं एज था मेरे ऊपर कि मैंने वो सारे फॉर्म्स उठाए और मैंने उठा के कोर्ट में प्रेजेंट किए। कंज्यूमर कोर्ट में चला गया, वहां पे जाके मैंने बात बताई, वहां पे मैंने इशू बताया। और लेबर कोर्ट के अंदर ये सारी जगहों पे आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। वहां पे आप जाने के बाद मैंने जस्टिस फारूक के पास मेरा केस था, तो मैं डायरेक्टली लोकस स्टैंडाई था इस केस का। लोकस स्टैंडाई का मतलब मैं डायरेक्टली वो जो गवर्नमेंट की पेंशन थी, वो जो टैक्स स्कीम थी, उससे इफेक्ट हो रहा था। तो आई वाज लोकस स्टैंडाई। तो लोकस स्टैंडाई जो भी होता है वो केस के अंदर लेके जा सकता है। तो एक तो आप जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं। जुडिशरी कहती है कि भाई जाओ अपने रिव्यू करो अपने डिसीजंस को। फिर जुडिशरी दो तरह के फैसले भी दे सकती है। जुडिशरी कहती है कि आपने जो लॉ बनाया है इसमें इसको हम अल्ट्रा वायर करते हैं। अल्ट्रा वायर्स मींस उसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक होता है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर और एक होता है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स पे 2 नंबर का सवाल आ सकता है। 2 टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं अल्ट्रा वायर्स की? सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर। अब अल्ट्रा वायर्स कहते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर तो लॉ बनाने के प्रोसीजर में गलती हो तो जुडिशरी कहती है कि भाई आपने लॉ सही प्रोसीजर से नहीं बनाया। प्रोसीजर वर्ड याद रखना है, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर निकला है प्रोसीजर वर्ड से। क्या आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो ये प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर है। और अगर जुडिशरी कहे कि भाई नहीं, आपके लॉ को हम नलिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर, मींस द सब्सटेंस ऑफ दैट लॉ। सब्सटेंस मींस the verdict of that law is ambiguous and it is not easily comprehensible। तो इस लॉ के सब्सटेंस में गलतियां हैं तो आप अपने उसको ठीक करके लेके आए या दोबारा पार्लियामेंट में ले जाए। फिर पार्लियामेंट के अंदर से वो दोबारा, फिर समटाइम्स अगर लॉ में अनरीजनेबलनेस हो, क्या हो? अनरीजनेबलनेस हो, फिर भी आपका लॉ खत्म हो सकता है। रीजनेबलनेस क्या है कि अगर एक कॉमन पर्सन जो होता है, कॉमन पर्सन, मैं आप सारे कॉमन लोग, हमें लगता है कि इस लॉ में ये गलती है, तो उस लॉ में वो गलती है, कोर्ट कहेगा इसको करेक्ट कर, कोर्ट ही ऑर्डर कर सकता है।
तो ये आपका अनरीजनेबलनेस का कॉन्सेप्ट है। ए पीस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और डिसीजन कैन बी डिक्लेयर्ड एज व्हेंस बड़ी अनरीजनेबलनेस। के एक मशरूम्स का केस था। सर ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या आ सकता है जरूरी? बेटा यही तो सवाल बता रहा हूँ, क्या आ सकते कि तुम क्या सो रहे हो? नहीं सर, मुझे लगा इसके अलावा कुछ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी इस साल के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला 10 नंबर के लिए। और ये इसमें सब पार्ट ये है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके 2-2 नंबर के और 5 नंबर के सवाल भी होंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपके ओवरऑल जो है अल्ट्रा वायर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा ये आपकी जो है अनरीजनेबलनेस किसी के अंदर होती है, तो ये आपके ओवरऑल वो है। This case can be illustrated by R versus Finson. NHS Trust, when a woman at early stage breast cancer was prescribed the drug Herceptin by her doctor. Herceptin उसको उसके डॉक्टर ने रिकमेंड की. The NHS Trust refused to provide this non-approved drug because it said her case was not exceptional. The trust was unable to show why the drug was prescribed for some patient and not others. Its decision was decided in the court to be irrational and unreasonable and wide. क्यों वाइड था भाई? उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, डॉक्टर ने उसे लिख के दिया, तो डॉक्टर इज मोर एक्सपर्ट पर्सन। तो डॉक्टर ने अगर उसे लिख के दिया तो आपको प्रोवाइड करना है। तो ये कोर्ट ने कहा ये अनरीजनेबल डिसीजन है, इस वजह से कोर्ट ने ये लॉ को रीथिंक करने के लिए कह दिया कि आप इस लॉ को दोबारा रिव्यू करें, बिकॉज देयर इज ए प्रॉब्लम इन दैट लॉ। आपने अगर इस हर्सेप्टन ड्रग को आपने बैन किया है या खत्म किया है, नॉन अप्रूव्ड है, तो डॉक्टर्स आपके लिख के दे रहे हैं, मींस देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन इट, इट इज लाइफ सेविंग फॉर सम पीपल। तो इस तरह ये लॉस आपके बनते हैं। तो 4 तरह के चेक्स होते हैं कोर्ट की तरफ से: जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीजरल अल्ट्रावायर, सब्सटेंटिव अल्ट्रावायर। बेसिकली ये इसी का एक पार्ट है, ये इसी के पार्ट है, और दूसरा अनरीजनेबल। इज इट क्लियर बेटा? ये आपके मेन सवाल इस पोर्शन से बन सकते हैं। तो अगर सवाल आ जाए कि व्हाई डू वी नीड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हमें चाहिए क्यों, हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन चाहिए क्यों, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रीजंस क्या हैं, तो ये अगर 10 मार्क्स का सवाल ये भी बन गया कि डिस्कस द रीजंस फॉर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। द रीजंस, हमें क्यों चाहिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो ये 10 मार्क्स का आपका सवाल आ सकता है। डीएल की रीजंस क्या है, 10 नंबर का सवाल बेटा। क्या रीजंस है? पार्लियामेंट डज नॉट हैव टाइम, वही एडवांटेज वाली बात जो है। पार्लियामेंट मे नॉट हैव नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टीज और नॉलेज, ये भी हो सकता है। लोकल बॉडीज कैन डील विद द लोकल इश्यूज, उनके पास ज्यादा ग्राउंड रियलिटी का नॉलेज होता है। मिनिस्टर्स जो है दे आर आल्सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सो देयरफॉर इट इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको कर लें। अपने मिनिस्टर्स स्पॉन्टेनियसली अपने लॉज खुद बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ये उसके लिए बहुत जरूरी चीज है। इसी तरह प्रोसेस ऑफ पासिंग एन एक्ट इज लॉन्ग, देयरफॉर इट इज वेरी इजी टू मेक लॉज। Delegated legislation can be amended or revoked by when necessary. Therefore, there is no issue in making delegated legislation or laws through delegated legislation, because it is very easy way to amend the law made by the delegated legislation. या तो इसको आप खत्म ना कर सकते हो, फिर तो मसला है। अगर आप इसे 40 दिन में खत्म कर सकते हैं, फिर इसे मसला क्या है? होनी चाहिए ये हमारे पास सवाल है। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर आज का खत्म।